गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अनिवार्य हिंदी क्लास 12 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कल पेपर लिया गया था 70 नंबर का, उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लासिक परीक्षाएं यथावत चल रही है। लक्ष्य एग्रो क्लासेज ने प्रत्येक विषय के पेपर सोल्व करने का एक निर्णय लिया है ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और वार्षिक पेपर में उनमें होने वाली गलतियों से वो बच सके। तो आज हम उसी बारे में चर्चा करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी की होती है वो होती है 70 नंबर की और 30 नंबर सत्रांक जाते हैं। तो इन 70 नंबर का जो कल पेपर हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल के पेपर की पर बात करते हैं। कल जो ये पेपर आया गया था, ये पेपर हिंदी अनिवार्य कल का है, जिसके बारे में हम पहला यह था कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमारे विद्यार्थियों को खुशी होगी कि जो ये पेपर आज आ रहे हैं, गद्यांश आ रहे हैं, अपठित गद्यांश आ रहे हैं और उसके अलावा जितने भी प्रश्न उत्तर है, हमने जो पूरा टेस्ट ले रखे थे उन टेस्टों में से यथावत यानी कि 80-90% हूबहू वैसे के वैसे ही आए हैं। बाकी 1-2 प्रश्न है जो थोड़े से उनका रूप बदलता है। मूल रूप में मैंने बार बार आपको बताता हूं कि उत्तर वही रहते हैं, प्रश्नों का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो पहला अपन गद्यांश पढ़ते हैं, इसके प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 5 नंबर के एक नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे। पहला गद्यांश देखेगा कि आज देश स्वतंत्र है, हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है जिससे हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। आए दिन ऐसे संकट हमें चुनौती देते रहे जिनसे निपटने के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि विद्यालय में ही देश सेवा की भावनाएं दृढ़ हो जाए तो भविष्य के लिए बड़ी तैयारी हो सकेगी। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का विकास भी होता है। सेवा, तत्परता, परिश्रमशीलता एवं निर्भयता आदि गुण इस दिशा में अपने आप आ जाते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि हमें अपनी शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए। तो यही से उत्तर था कि हमें अपनी शक्ति की वृद्धि करनी है। क्यों करनी है? कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। उत्तर क्या था कि हमें अपने शक्ति की वृद्धि क्यों करनी चाहिए। हमें अपनी शक्ति की वृद्धि इसलिए करनी चाहिए कि हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, इस स्वतंत्रता को हम बचा सके, इसकी हम रक्षा कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सैनिक शिक्षा का क्या महत्व रहता है। सैनिक शिक्षा से हमें क्या रहता है? सैनिक शिक्षा से गद्यांश में बताया गया है कि सैनिक शिक्षा से हमारी शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का विकास भी होता है। क्या होता है कि सैनिक शिक्षा अगर स्कूलों में दी जाए तो एक काम तो ये शारीरिक शक्ति हो ही रही है, और दूसरा देश प्रेम, मानवीय गुण, मानवता, परोपकार आदि के गुण व्यक्ति में स्वतः ही सर्जित होते हैं। इसलिए शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों के विकास के लिए स्कूलों में क्या होनी चाहिए? सैनिक शिक्षा का एक विशेष महत्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा कि प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों के साथ कौन सी शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन कालों में आश्रमों में पहले शिक्षाएं होती थी, तो इन वेद शास्त्रों के साथ साथ किसकी शिक्षा दी जाती थी? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि देश में कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसके लिए युवक तैयार रहे, नवयुवक तैयार रहे। तो उसको पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा में क्या जोड़ा गया था? अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा को भी दिया गया था। जो हम प्राचीन नाटक देखते हैं या कोई धार्मिक देखते हैं या कई
वो हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं तो उनमें यही आता है कि छोटे बच्चे किस प्रकार शास्त्रों से शस्त्रों से परिपूर्ण होते थे और युद्ध में वह अपना अपना हिस्सा देते थे। शारीरिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। तो ये एक क्वेश्चन आता है उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित। तो ये पूछा गया कि शारीरिक तो शारीरिक में एक प्रत्यय है और मूल शब्द है बेटा शरीर। एक प्रत्यय की क्या खासियत है कि एक प्रत्यय जिसके भी जुड़ता है अगर पहला अक्षर अ हो तो उसको वो आ बना देता है। जैसे समाज में आप एक जोड़ोगे तो सामाजिक नहीं बनेगा, सामाजिक बनेगा। तो शरीर में एक जुड़ा तो शारीरिक नहीं बनेगा, शारीरिक बनेगा। अगर पहला अक्षर अ हो तो उसको आप आ बना दो, ई हो तो आई बना दो। जैसे विज्ञान में इक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। और गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अंतिम 1 नंबर का क्वेश्चन था कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक देश प्रेम की भावना है, सैनिक शिक्षा का महत्व है, अगला क्वेश्चन था गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। देखो शीर्षक बहुत से निकलते हैं गद्यांश में, लेकिन ये पूछता है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो या उचित हो इस गद्यांश के लिए। तो जिसमें बार बार देश के संबंधित बात आ रही है तो देश के लिए सैनिक शिक्षा का हो सकता है, देश के लिए योगदान का हो सकता है ना, और स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। तो ये आपके मूल विषय। इसी प्रकार दूसरा 1 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं अपठित काव्यांश से। तो ये भी बेटा दूसरा यह था कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गरीब लोगों की आत्माओं से भाप निकलती है, जिससे चलती है रेलें, दौड़ते हैं स्टीमर, उनके पसीने से बनता है पेट्रोल, उनके खून से बनते हैं दुनिया के सारे रंग, उनकी जिजीविषा जीने की इच्छा, गंभीर चेहरों पर दमकता है तेज, उनके हास प्रयास से जवान होते हैं बूढ़े ऋषि, उनकी भाषा में पर्यायवाची शब्द अधिक होते हैं, सारे गरीब लोग कवि होते हैं। तो ये काव्यांश आया था। इस काव्यांश को पढ़कर आपको 1 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, उनके जवाब देने थे। उनके पसीने से बनता है पेट्रोल। इस पंक्ति में पेट्रोल से कवि का क्या आशय है? पेट्रोल से कवि का आशय है कि जो गरीब लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वह जो इस देश सेवा के लिए समर्पित होते हैं, उनसे जो शौर्य बलिदान, उनकी जो मेहनत है, उसके पसीने से क्या बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है। और ये देश जिस प्रकार गाड़ी पेट्रोल से दौड़ती है, उसी प्रकार व्यक्तियों के श्रमजीवियों के, गरीबों के व्यक्तियों से दौड़ता है। गरीब लोगों का जीवन कैसा होता है? गरीब लोगों का जीवन संघर्षमय होता है। ये था किनकी आत्माओं से भाप निकलती है। तो क्या था काव्यांश में, किनकी आत्माओं से भाप निकलती है? तो उत्तर क्या था, गरीब लोगों की आत्माओं से भाप निकलती है। गरीब लोगों की आत्माओं से भाप निकलती है। सारे गरीब लोग कवि होते हैं। उक्त कवि का आशय बताइए। कवि का आशय है कि जो व्यक्ति वंचित होता है वही व्यक्ति अपने लिए कुछ मांगता है, परिश्रम करता है, साहस करता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हौसला रखता है। तो जो गरीब कवि होते हैं वो भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। गरीब लोगों की जिजीविषा कहते हैं बेटा जीने की इच्छा। बताया था जिजीविषा कहते हैं जीने से। तो दार्शनिक जो होते हैं, विचारक जो होते हैं, उनके गंभीर चेहरों चमक जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि गरीब लोगों की जिजीविषा किसके चेहरों पर तेज दिखाई देता है? तो किसके चेहरों पर तेज दिखाई देता है? दार्शनिक में चेहरों पर तेज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन निबंध आता है 5 नंबर का।
निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। शब्द सीमा 300 शब्द, यानी कि 2 से 3 पेज के अंदर आपको निबंध का जवाब देना पड़ता है, 250 से 300 शब्दों के बीच में। तो आप उनका था, और इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, मेरे सपनों का भारत या 21वीं सदी का भारत, आधुनिक भारत, इसके बारे में, घटती सामाजिकता, बढ़ते संचार साधन, कई बार आपको इसके बारे में मैंने पिक्चर लिखा रखी है, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, और साइबर अपराध वर्तमान में ज्यादा चल रहा है, उसके बढ़ते कदम। तो इसके बारे में निबंध लिखना था जो आपका है। अगला है बेटा क्वेश्चन, स्वयं को कार्यालय जिलाधिकारी मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नकली नोटों के चलन पर प्रतिबंध हेतु एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप लिखिए। तो ऐसे पत्रों में वो आपको पीडीएफ में जो पेपर सोल होगा उसमें तो जो अपने निबंध है, पत्र है, वो सब लिंक में डाल दिए जाएंगे। देखो, स्वयं को कार्यालय जिलाधिकारी मानते हुए, तो मानने वाला प्रेषक कौन है बेटा, भेजने वाला कौन है, जिलाधिकारी है, और प्रेषिति पाने वाला कौन है, प्रेषिति पाने वाला कौन है, पुलिस अधीक्षक है, और विषय क्या है, नकली नोटों के चलन पर प्रतिबंध। तो एक अर्ध सरकारी पत्र का लिखेगा। आपको करवा रखे हैं, दोनों आपके रजिस्टर में है, थोड़ा सा इसमें विषय चेंज हो जाता है, बाकी प्रारूप वो के वही है। इसमें तो जो इसके अथवा में आपको दे रखा है, अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु एक निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए। तो बेटा देखिए, निविदा निविदा वही है किसकी, विद्यालय के लिए, कोई भी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं अपन, लक्ष्य, एग्रो, क्लासेज, ये तो वो है, देवली टॉक है ना, आवश्यक। फिर एक तरफ क्रमांक आ जाएगा, एक तरफ दिनांक आ जाएगी, बीच में निविदा सूचना आ जाएगी, बाकी आपको 3 में है, बाद में 3 चीजों की आपको टेबल बनानी है, जो आपको पाठ्य पुस्तक में पूरा हूबहू बता रखा है। तो इसके बारे में अपन आपको दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जनसंचार के माध्यम से है। क्लियर हाल में पूरी पीडीएफ क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा अगला बेटा, रेडियो के लिए समाचार लेखन की कोई 2 बुनियादी बातें बताइए। रेडियो के लिए, अब रेडियो में अगर कोई आप समाचार लिख रहे हो तो 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपकी भाषा शैली स्पष्ट, आवाज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप दिख नहीं रहे हो, बोल ही रहे हो, तो एक तो ये होना चाहिए। एक आपके वाक्यों की शब्द सीमा एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, ज्यादा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि लगातार हम बोलते रहते हैं। रेडियो किसी ने कब ऑन किया है, कब नहीं किया है, तो भी समाचार बीच में से अगर वो सुनेगा तो कुछ कुछ भागों में वो समाचार बट जाते हैं। ये सब आपको रेडियो, टेलीविजन, इसकी कमियां भी लिखवा रखी है इसके, और इसमें सावधानियां लिखा रखी है। इसका जो हमारे भारत में कब से चालू हुआ उसका इतिहास पूरा लिखवा रखा है, तो उसी में से। अगला है बेटा, बिट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर क्या है। बिट रिपोर्टिंग, कोई भी जो संपादक संवाददाता होता है वह उस खबर के बारे में विशेष जानकारी देता है
तो वो बिट रिपोर्टिंग होती है। और अगर उस रिपोर्टिंग का बारीकी से विश्लेषण करता है, उसकी गंभीरता, उसकी चीजों को उसके तह तक वो जाता है, तो उसे हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग के दो प्रकार, एक तो बिट रिपोर्टिंग जो सामान्यतः संपादक सुनाता रहता है, और एक होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग जिसमें वह उसके तथ्य आंकड़े पूरी उसकी बारे में वो सूचनाएं आप तक पहुंचाता है। तो इन दोनों में ये अंतर है थोड़ा सा। आलेख और पिक्चर में संक्षिप्त रूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके आलेख और पिक्चर में संक्षिप्त रूप में अंतर है बेटा, देखिएगा आलेख और पिक्चर में अंतर। आलेख गंभीर और व्यंग्यपूर्ण होता है, जबकि पिक्चर में हास्य और मनोरंजन का समावेश होता है। आलेख पिक्चर आप 250 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख कितना भी लंबा हो सकता है। आलेख को संपूर्ण जानकारी तथ्यों के आधार पर भी लिख सकते हैं, जबकि पिक्चर के लिए आपको आंख, कान, भाव, अनुयोग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। पिक्चर विशेष से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल होना चाहिए, जबकि आलेख में तथ्यात्मकता होती है, विश्लेषणात्मक होता है, आपका विचारात्मक होती है, आपकी कल्पना का कोई उसमें स्थान नहीं होता है। बार बार आपको लिखवा रखा है, 11th में भी लिखवा रखा था, 12th में भी आपको बता रखा है बेटा। तो अपन बात करते हैं। राम मौखी खेलते समय हवा से बातें करता वाक्य में निहित शब्द शक्ति की परिभाषा लिखी। हवा से बातें करता है, मुहावरा आ गया। सब शक्ति आपको 2-3 बार मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है 10th के बाद भी। तीन प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जहां वाक्य पढ़ते ही समझ में आ जाए अभिधा, और जहां पर उसका लक्षण बता दिया जाए। हॉकी खेलते समय हवा से बातें करना, तो उसका क्या कर दिया, हॉकी यानी कि पास्ट खेल रहा, लक्षण बता दिया, तो सब शक्ति कौन सी हो जाती है, लक्षणा। और अगर व्यंग्य कर दे कोई, शाम हो गई, रजनीगंधा खिल गई, और भी बहुत से आपको बताया गया था, सुबह हो गई, घंटी बज गई, इनमें कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। दूसरा प्रश्न था बेटा अगला वाला, नेक्स्ट। ये थोड़ा एजर में टाइम लगता है, अगर अपना एक साथ क्लियर करते हैं तो फिर अपनी पीडीएफ भी चली जाती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी देखिएगा अगला नवा क्वेश्चन था, अलंकार किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद होते हैं। कक्षा 10वीं में बताया, 11वीं में बताया, फिर 12वीं में आ गया। सीधा ऐसा है, अलंकार अलम धन कार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। काव्य, कविता, पद्य के शोभा कारक तत्व अलंकार कहलाते हैं। और यह हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं बेटा, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। और प्राचीन साहित्य में या संस्कृत में एक और अलंकार मान लिया जाता है, उभयालंकार। मैंने बताया भी था आपको कि अगर आप लिखेंगे भाई हिंदी में अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, तो फिर दोनों नाम लिखिएगा, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। या आप ये लिख दो कि अलंकार सामान्यतः 3 होते हैं, तो फिर तीनों नाम लिखो, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ऐसा नहीं हो कि ऊपर तो लिख दो कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं और नीचे नाम 3 मिल जाए, या ऊपर लिख दो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं और नीचे आपने उदाहरण 2 के लिख रखे हैं, तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। अगला देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी कल परसों एक वीडियो डाला था जिसमें यह प्रश्न पर अपन ने चर्चा की थी कि ध्वनि और वर्ण किसे।
भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे मौखिक पूछ ली जाए तो ध्वनि होती है बेटा, और लिखित पूछ ली जाए तो वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। वर्ण स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। दो शब्द दे दिए, एक तो बैलेट, अभी थोड़े दिन पहले ही चुनाव आया है। बैलेट कहते हैं बेटा मत पत्र। कई बार मैंने आपको वैसे भी बताया था कि ओके की स्पेलिंग पूरी ये होती, ओके सब ठीक, सब ठीक। ओके का सब ठीक, बैलेट यानी मत। अगला, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अवधूत के मुंह से सीरीज के पुल से था, तो आपको प्रसंग लिखना है 1 नंबर का, फिर व्याख्या लिखनी है, और फिर इसके बारे में विशेष लिखना है। आपको बार बार इन्हीं पाठों के बाजार दर्शन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसी के दिए जाते हैं, और बार बार आते भी वही है। दूसरा वाला जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन है, उस पाठ का गद्यांश पाठ्य पुस्तक का ही है, और पहला वाला सीरीज के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो उसमें से आपको इनको पढ़कर इसकी व्याख्या करनी थी, जो आपको पहले हो गया। ऐसे ही 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता है हरिवंश राय बच्चन की। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ू से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब चिड़िया को इस बात का ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बार बार उसकी राह में घोंसले से बाहर देख रहे हैं, तो उसके पैरों में भी एक चंचलता तेजी में दिखाई देती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और वह जल्दी से जल्दी अपने घोंसले तक, अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समय है, वो अनवर्त चलता रहता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और समय के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंच जाना चाहिए। नहीं तो समय निकल जाता है और व्यक्ति लगातार बेटे बेटे अपने समय का दुरुपयोग करता रहता है। तो चले, ये पहला ही पाठ है हरिवंश राय बच्चन का, जिसकी 2 कविताएं हैं, एक तो आत्म परिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो उसमें से ये लिया गया है। अगला गोस्वामी तुलसीदास का है ना, लक्ष्मण मूर्छित और राम का विलाप से लिया गया है कि तव प्रताप उर राखी प्रभु ज्यों नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद बंदी चले वनुमंत, भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सरात पुनि पुनि पवन कुमार। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, तो बीच रास्ते में भरत जी मिलते हैं, दोनों के मध्य वार्तालाप होती है। भरत जी को पूरी कहानी हनुमान जी समझाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका यश अपने हृदय पर रखता हूँ और अति शीघ्र में लंका की ओर श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर वह भरत जी के पैरों को प्रणाम करके हनुमान जी वहां से शीघ्र चले गए, और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उसके भुजाओं की शक्ति, उसके शालीन गुणों को याद करते हुए जा रहे थे। बाकी